आज हम आपको एक ऐसे किंग की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी ज़िंदगी इतनी जादुई थी कि उसे जानकर आप अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसका अंत ऐसा हुआ जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये सच्चाई सिर्फ मशहूर पॉप स्टार माइकल जैक्सन की नहीं है, ये उनकी उन आखिरी 70 दिनों की सच्चाई है जब ग्लैमर, शोहरत और संगीत के पीछे अकेलापन, डर और ख़तरनाक दवाओं का अंधेरा उनके जीवन को निगल रहा था। क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों पॉप के बादशाह के लिए उनके अंतिम दिनों का हर एक पल मौत और जीवन के बीच जंग से कम नहीं था? क्या आप देखना चाहते हैं कि कैसे लाखों प्रशंसकों और अरबों डॉलर के शो के बीच माइकल जैक्सन अपनी नींद, अपने स्वास्थ्य और अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे? तो सुनिए, ये वही सच्चाई है जो आपको अंत तक बांधे रखेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं शैडो टेप्स। आज हम उन 70 अंतिम दिनों में झांकेंगे जब माइकल का जीवन धीरे धीरे अंधेरे की ओर खिसक रहा था। ये कहानी सिर्फ उनकी मौत की नहीं, बल्कि उन मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक संघर्ष की है जिसे उन्होंने अपने आखिरी दिनों में झेला। साल 2009 माइकल जैक्सन ने अचानक दुनिया को चौंकाते हुए लंदन के O2 एरिना में अपनी वापसी की घोषणा की। इस कंसर्ट सीरीज का नाम था दिस इज इट। ये शो उनके लिए एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि एक आखिरी मौका था। पिछले कई सालों से मुकदमों, मीडिया ट्रायल और नेवरलैंड रेंज पर हुए भारी खर्च ने उन्हें गहरे कर्ज में डुबो दिया था। आंकड़े बताते हैं कि माइकल पर उस समय लगभग $400 मिलियन का बोझ था। वो जानते थे कि अगर ये शो सफल नहीं हुआ तो उनका साम्राज्य बिखर जाएगा। शुरुआत में सिर्फ 10 शो तय किए गए थे, लेकिन जैसे ही टिकट की बिक्री शुरू हुई, रिकॉर्ड टूटने लगे। लोग माइकल को फिर से लाइव देखने के लिए पागल हो उठे। एच लाइट, जो इसके प्रमोटर थे, इस लोकप्रियता को बनाने में देर नहीं की। उन्होंने 10 शो से बढ़ाकर सीधे 50 शो कर दिए। अब सवाल ये था, क्या एक 50 साल का कलाकार जिसकी सेहत सालों से गिरती जा रही थी, इतने शो झेल पाएगा? माइकल का दिल कहता था कि वो कर दिखाएंगे, लेकिन उनका शरीर और दिमाग धीरे धीरे टूट रहा था। माइकल अक्सर कहा करते थे कि उनका बचपन उनसे छीन लिया गया था। जब उनके दोस्त खेलते थे तो वो रिहर्सल रूम में बंद रहते थे। वो अपने आप को पीटर पैन कहते थे, वो लड़का जो कभी बड़ा नहीं होना चाहता। उनके घर को देखकर यही लगता था कि वो सचमुच अपने बचपन को वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ छोटे बच्चों के खिलौने, झूले और हर वो चीजें थी जो उन्हें बचपन में कभी नहीं मिले। लेकिन मंच पर उतरते ही यही बचपना, यही संवेदनशीलता उनके डर में बदल जाता था। शो के रिहर्सल के दौरान वो अक्सर घबराहट महसूस करते थे। कई बार तो स्टेज पर चुपचाप खड़े रह जाते। ये कम लोग ही जानते हैं कि अपने अंतिम दिनों में माइकल अपने परिवार से दूर हो गए थे। उनकी बहन जेनेट जैक्सन ने एक बार उनकी बढ़ती दवाओं की लत को देखकर हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी। वो लॉस एंजलिस स्थित उनके घर पहुंची थीं, लेकिन माइकल के सुरक्षा गार्डों को साफ आदेश था, किसी को अंदर आने मत देना। ये स्थिति दिखाती है कि माइकल कितने अकेले हो चुके थे। बाहर से माइकल जितने चमकदार लगते थे, भीतर से उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। वो दिन भर में मुश्किल से एक छोटा सा भोजन करते, विटामिन की गोलियों और एनर्जी ड्रिंक पर ही अपना गुजारा करते। 1984 में पेप्सी के विज्ञापन शूट के दौरान उनके सिर में आग लग गई थी। उस हादसे की चोटें और दर्द आजीवन साथ रहे। पीठ का दर्द, जलने के निशान और कई सर्जरी के जख्म उनका पीछा नहीं छोड़ते थे। इन सब के कारण वो लगातार दर्द निवारक दवा पर निर्भर हो गए थे। जांच में पाया गया कि उनके फेफड़ों में सूजन थी। शायद ये किसी पुरानी बीमारी या संक्रमण का नतीजा था। भले ही ये मौत का कारण ना बना हो, लेकिन उनकी कमजोरी को और बढ़ा गया। पुलिस को उनके घर से ढेरों दवाइयां मिली, मेथाडोन, परकोसेट, वाइकोडिन और अन्य कई शक्तिशाली दवाएं। हैरानी की बात यह थी कि इनमें से कई बोतलों पर नकली नाम लिखे थे, ताकि ये छिपाया जा सके कि ये सारी दवाएं वास्तव में माइकल के लिए थीं। यानी उनके जीवन पर दवाओं का काफी नियंत्रण बढ़ चुका था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या थी नींद न आना। माइकल को महीनों से नींद नहीं आ रही थी। उन्हें डर था, अगर वो सो नहीं पाए तो उनके 50 शो रद्द हो जाएंगे और वो हमेशा के लिए कर्ज में डूब जाएंगे। यही कारण था उन्होंने डॉक्टर कॉनराड मारे से एक खास दवाई की जिद करनी शुरू कर दी, दूध, प्रोपोफॉल। माइकल प्रोपोफॉल को दूध कहते थे। ये दवा सामान्यतः अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल की जाती है ताकि मरीज तुरंत बेहोश हो जाए, लेकिन माइकल इसे रोजाना सोने के लिए इस्तेमाल करते थे। वो अक्सर डॉक्टर मरे से कहते, मुझे सोना ही है, मुझे सोना ही है डॉक्टर मरे, मैं इसे टाल नहीं सकता।
सोचिए, एक विश्व प्रसिद्ध कलाकार जिसके पास सब कुछ था, धन, दौलत, शोहरत, प्रशंसक, उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश सिर्फ एक कुछ घंटों की नींद थी। 13 जून 2009 को माइकल की रिहर्सल बेहद बेकार रही। शो के निर्देशक केनी ओर्टेगा ने तुरंत एज लाइव को ईमेल किया। इस ईमेल में उन्होंने लिखा, माइकल ठिठुर रहे थे, वो डर में थे, कई बार वो खोए हुए से लग रहे थे। ओर्टेगा ने साफ सुझाव दिया, हमें प्रमोशन रोक देना चाहिए वरना माइकल ये झेल नहीं पाएंगे। लेकिन एज लाइव और बाकी प्रमोटर ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसके लिए माइकल की सेहत से ज्यादा महत्वपूर्ण था टिकटों में आने वाला अरबों का मुनाफा। अब माइकल एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके थे जहां से निकलना लगभग असंभव था। एक तरफ था कर्ज का बोझ और शो की डेडलाइन, दूसरी तरफ थे टूटा शरीर और लगातार नींद की कमी, और तीसरी तरफ था अकेलापन, परिवार और दोस्त दूर, सिर्फ डॉक्टर मरे और कुछ सुरक्षा गार्ड उनके पास। उनके अंतिम दिनों का माहौल बिल्कुल किसी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर की तरह था। 24 जून की शाम को माइकल जैक्सन ने अपने डांसरों और क्रू के साथ O2 शो की रिहर्सल की। उस रात उन्होंने अर्थ सॉन्ग दे डू नॉट केयर अबाउट अस जैसे गानों पर परफॉर्मेंस किया। रिहर्सल के दौरान उनकी ऊर्जा थोड़ी लौटी। स्टेज पर उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनके करीबियों ने महसूस किया कि उनका शरीर बेहद कमजोर है। कैमरे पर वो जादुई दिख रहे थे, लेकिन रिहर्सल के बाद बैक स्टेज पर थके हुए और कांपते नजर आए। रात गहराते गहराते जब बाकी सब सो गए, माइकल अपने बेडरूम में लौटे। उनके चेहरे पर सिर्फ एक डर था, अगर नींद नहीं आई तो कल शो का क्या होगा। डॉक्टर कर्नाड मरे उस रात भी माइकल के साथ थे। माइकल ने उनसे नींद की गुहार लगाई। डॉक्टर मरे ने उन्हें सबसे पहले लोराजेपाम इंजेक्शन दिया। कुछ देर बाद भी माइकल सो नहीं पाए। फिर डॉक्टर मरे ने डिमजोलम दिया। ये दवाएं शरीर को ढीला कर देती हैं, दिमाग को सुन्न बना देती हैं, लेकिन नींद का भरोसा नहीं दिलाती। रात के करीब 3 बजे तक भी माइकल बेचैन होकर करवटें बदलते रहे। डॉक्टर मरे, मुझे नींद चाहिए, मैं कल परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, लोग मुझे छोड़ देंगे। उनकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। सुबह करीब 10:40 पर डॉक्टर मरे ने दबाव और लगातार जिद के आगे हार मान ली। उन्होंने वो कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने माइकल की नस में प्रोपोफॉल इंजेक्शन दिया, एक ऐसा एनेस्थेटिक जिसे आमतौर पर सर्जरी के दौरान ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ही सेकंड में माइकल की आंखें बंद हो गईं। वो गहरी नींद जैसी बेहोशी में चले गए, लेकिन यही वो नींद थी जिससे वो कभी वापस नहीं लौटे। सबसे बड़ी गलती ये थी कि प्रोपोफॉल देने के बाद डॉक्टर मरे कमरे से बाहर चले गए। सिर्फ 10 मिनट बाद जब वो वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि माइकल की सांसें रुक चुकी हैं। उनका शरीर ठंडा पड़ने लगा था, लेकिन डॉक्टर मरे ने तुरंत 911 पर कॉल नहीं किया। पहले उन्होंने अपने सहायक को फोन किया और कहा, कमरे से प्रोपोफॉल की बोतलें और उपकरण हटा दो। उन्होंने सभी चीजों को काले बैग में भरकर सुरक्षा गार्डों को छुपाने का आदेश दिया, यानी वो माइकल की जान बचाने की बजाय वो सबूत छुपाने में लगे रहे। जब हालत बिगड़ती चली गई तो डॉक्टर मरे ने CPR शुरू की, लेकिन वो भी गलत तरीके से की गई। उन्होंने माइकल को बिस्तर पे ही लेटाकर CPR देने की कोशिश की। डॉक्टरों के अनुसार CPR हमेशा कठोर स्तर पर किया जाना चाहिए ताकि दिल पर दबाव सही तरीके से पड़े। बिस्तर पर करने से इसका असर लगभग बेकार हो जाता है। ये एक और घातक भूल थी। आखिर दोपहर 12:21 पर 911 को कॉल किया गया। एम्बुलेंस पहुंची और माइकल को UCLA मेडिकल सेंटर ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने 1.5 घंटे तक उन्हें बचाने की कोशिश की, हर संभव उपाय किए, लेकिन दोपहर 2:26 पर डॉक्टरों ने आधिकारिक रूप से घोषणा की, माइकल जैक्सन अब नहीं रहे। ये खबर पूरे अस्पताल में सन्नाटा फैला गई और कुछ ही मिनटों में ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। 25 जून 2009 की शाम इतिहास में दर्ज हो गई। इंटरनेट ठप पड़ गया क्योंकि करोड़ों लोग एक साथ माइकल जैक्सन डेथ सर्च कर रहे थे। न्यूज चैनल्स पर सिर्फ यही खबरें चल रही थीं। लॉस एंजलिस और लंदन में फैंस रोते हुए सड़कों पर आ गए। रेडियो पर सिर्फ उन्हीं के गाने बजने लगे। iTunes और बिलबोर्ड चार्ट्स पर उनकी सारी एल्बम फिर से नंबर 1 पर पहुंच गईं। दुनिया जैसे ठहर गई थी। हर कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि पॉप का किंग अब नहीं रहा। मौत के तुरंत बाद पुलिस ने जांच शुरू की। ऑटोप्सी ने चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे। उनका वजन सिर्फ 62 किलो था। शरीर पर पुरानी चोटों और सर्जरी के निशान थे। खून में प्रोपोफॉल और अन्य दवाइयों के मिश्रण के सबूत मिले। 2010 में केस कोर्ट पहुंचा। 2011 में डॉक्टर मरे को अनैच्छिक हत्या का दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने कहा उनकी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से माइकल की जान गई। डॉक्टर मरे को 4 साल की सजा सुनाई गई। माइकल जैक्सन अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। मौत से ठीक पहले उन्होंने अपने बच्चों से कहा था, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता हूँ और तुम कभी अकेले नहीं हो। उनके मौत के बाद बच्चों की दुनिया बिखर गई।
मीडिया का दबाव, कोर्ट केस और पब्लिसिटी ने उनके जीवन को मुश्किल बना दिया। माइकल जैक्सन का अंत चाहे जितना भी दुखद क्यों ना हो, उनकी कला और योगदान को मिटाया नहीं जा सकता। उन्होंने पॉप संगीत को एक नई ऊंचाई दी। उनके डांस मूव, खासकर मून वॉक, आज भी लाखों लोग कॉपी करते हैं। थ्रिलर एल्बम आज भी दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम है। उन्होंने नस्लीय दीवारें तोड़ी और MTV जैसे चैनलों को पॉप कल्चर का हिस्सा बनाया। उनकी मौत ने हमें ये सिखाया कि शोहरत और दौलत कुछ नहीं होती, असली लड़ाई अंदरूनी शांति और मानसिक स्वास्थ्य ही होती है। माइकल जैक्सन, जो दुनिया को अपने संगीत और नृत्य से जादुई दुनिया में ले जाते थे, अंत में अकेलेपन, लालच और दवाओं के अंधेरे के जाल में फंस गए। उनका ये दुखद अंत हमें याद दिलाता है कि पर्दे के पीछे का संघर्ष अक्सर सामने की चकाचौंध से कहीं ज्यादा गहरा और दर्दनाक होता है। लेकिन एक सच हमेशा रहेगा, माइकल जैक्सन गए नहीं, वो आज भी हर धड़कन, हर गाने और हर मंच पर जिंदा हैं। अगर आप इस सच्चाई से हैरान हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और याद रखें, शैडो टेप्स पर हर नई कहानी आपके सामने पर्दे के पीछे के रहस्य और अनसुनी सच्चाइयाँ उजागर करेगी। अभी सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी आप बहुत कुछ जानने वाले हैं। ये तो अभी शुरुआत है।